हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया। एक दो चैप्टर और बाकी है इसमें, जिसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन इसमें आपका कंप्लीट हो गया कि किस टाइप से इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस प्रकार से गेमेटोजेनेसिस होता है। गेमेटोजेनेसिस में अपन ने देखा ooजेनेसिस किस टाइप से होता है। ooजेनेसिस के साथ साथ अपन ने इस चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में इस चैप्टर में अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रल साइकिल के बारे में देखा। देन अपन ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अपने इम्प्लांटेशन तक का बात हो गया था, इम्प्लांटेशन किस टाइप से होता है। फिर भी थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी के थ्रू कुछ कमेंट्स, कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को अपन एक बार और लिख लिया जाता है। देन आगे थोड़ा सा जो अपन ने लिखा है थ्योरी, थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके बता रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा और इजी क्लियर हो जाए। जो डायग्राम अपन पहले बना चुके हैं, क्या हुआ, जैसे ही नर युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाएगा, संलयन के पश्चात क्या होगा, जो युग्मनज बनेगा वह युग्मनज अंडवाहिनी का जो स्तमस भाग है उससे गर्भाशय की ओर वो युग्मनज आगे की ओर बढ़ेगा। और जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होंगे। इस युग्मनज में क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होगा, मतलब विदलन प्रारंभ होगा, मतलब ये युग्मनज विभाजित होना स्टार्ट करेगा। देन क्या होगा, युग्मनज में जैसे विदलन होगा तो पहले एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका से चार संतति कोशिका बनेगी, चार से आठ बनेगी, आठ से 16 कोशिकाएं बनेगी। इस प्रकार कोशिकाएं बनती रहेगी। देन आप क्या करते हैं कि संतति कोशिकाएं बनती है, जो 2, 4, 8, 16 जो संतति कोशिकाएं बन रही है, उन संतति कोशिकाओं को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं, कोरक खंड कहा जाता है। और इससे क्या होता है, जो 8 से 16 संतति कोशिकाओं का जो समूह बनता है, 8 से 16 जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, उन संतति कोशिकाओं से एक टॉस गेंद के समान संरचना बनती है। आप यहाँ ये बोर्ड लिख सकते हो, 8 से 16 संतति कोशिकाओं की एक टॉस गेंद के समान संरचना बन रही है, जिसे क्या बोला जाता है, मोरूला कहा जाता है या तूतक कहा जाता है। अब ये मोरूला क्या होता है, लगातार विभाजित होता रहता है। ये मोरूला क्या होता है, लगातार विभाजित होगा, और लगातार विभाजित होने के साथ साथ ये मोरूला आगे की ओर गर्भाशय की ओर बढ़ेगा। देन क्या होगा, इस मोरूला में फिर आगे विभाजन होगा, मतलब 16 से 32 कोशिकाएं बनेगी, या 32 से 64 कोशिकाएं बनेगी। 16 से जो 32 से 64 जो कोशिकाएं बनेगी तो उससे खोखली गेंद के समान संरचना बनेगी। उस खोखली गेंद के समान संरचना में परिवर्तित होगा, उसे आप क्या बोलोगे, कोरक पुटी बोल सकते हो, या ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हो, या ब्लास्टुला कहते हैं। आया समझ में। देन क्या होता है, जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, डायरेक्ट अपन में बात करता हूं। जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला बनने के बाद ये क्या करेगा, इसका जो ट्रोपोब्लास्ट है, वो ट्रोपोब्लास्ट अब क्या करेगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा, और एंडोमेट्रियम से जुड़ करके जो इनर सेल मास था, वो इनर सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, वो विभेदित होगा और भ्रूण का निर्माण करेगा। तो देन आप कह सकते हो कि ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो ब्लास्टुला होता है, उसमें बाहर की ओर कोशिकाओं की या ब्लास्टोमेर की एक बाहरी परत का निर्माण होता है, और इस बाहरी परत को आप क्या बोलते हो, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोला, अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ब्लास्टुला है, उस ब्लास्टुला के बाहर की ओर ब्लास्टोमियर की एक बाहरी परत पाई जाती है। उस बाहरी परत को क्या बोल सकते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पोस्ट कोरक या ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, जो गर्भाशय होता है ना, उसकी आंतरिक सतह से, ट्रोपोब्लास्ट की आंतरिक सतह से, आप क्या बोल रहे हैं,
ट्रोपोब्लास्ट की आंतरिक सतह से एक कोशिकाओं का समूह जुड़ा रहता है। ट्रोपोब्लास्ट जो होता है उस ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाओं की आंतरिक सतह से एक कोशिकाओं का समूह जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, इनर सेल मास कहा जाता है। और इस इनर सेल मास हो गया, और इसे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, और इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ट्रोपोब्लास्ट स्तर में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से जुड़ जाता है। क्या करेगा, और इस ट्रैप क्या होगा, और इसे अपन क्या बोल लिखा था, इसे किसको, ब्लास्टोसिस्ट को, इसे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होगा, जो ट्रोपोब्लास्ट स्तर है, ट्रोपोब्लास्ट जो स्तर है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा। इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था को क्या करेगा, जो ट्रोपोब्लास्ट स्तर है वो क्या करेगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा और इनर सेल मास किसके रूप में विभेदित होगा, भ्रूण के रूप में विभेदित होगा। आ गया नहीं वाला क्लियर, यहां आ गया ना। ट्रोपोब्लास्ट अवस्था में क्या होगा, जो ट्रोपोब्लास्ट अवस्था में जो स्तर था, ट्रोपोब्लास्ट स्तर, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ना, वो क्या करेगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा और एंडोमेट्रियम से जुड़ करके जो इनर सेल मास था वो इनर सेल मास क्या करेगा, विभेदित होना स्टार्ट करेगा और विभाजन करेगा और आगे भ्रूण के रूप में परिवर्तित होगा। देन आगे ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद संपर्क में आने के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट जैसे एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम आवरण है, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेगा। क्या कर लेगा, ब्लास्टोमियर जो भी एंडोमेट्रियम है वो ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा, चारों ओर से घेर लेगा और पूरी तरह से चारों ओर से घेरने के बाद वो पूरी तरह से उसके अंदर स्थापित हो जाएगा और इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोला जाता है, सगर्भता, इसी को बोला जाता है प्रेगनेंसी। देन आप कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं मतलब एंडोमेट्रियम आवरण तेजी से विभाजित होगा और तेजी से विभाजित होने के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से सराउंडेड कर लेगा, चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। इसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम या अंत स्तर में क्या होगा, एम्बेडेड हो जाएगा, अंत स्थापित हो जाएगा, उसके अंदर धस जाएगा और इसे अपन बोलते हैं अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और बाद में ये किसका रूप धारण करती है, प्रेगनेंसी का रूप धारण करती है, सगर्भता का रूप धारण करती है। देन अगला पॉइंट है, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, सगर्भता हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूण का आगे किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से विकास होता है। देन अपन बात करते हैं भ्रूण के इम्प्लांटेशन मतलब अंतर भ्रूण के अंतररोपण के पश्चात जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उस ट्रोपोब्लास्ट पर अंगुली के समान उभार नुमा संरचनाएं कर सकते हैं, अंगुली के समान उभार नुमा संरचनाएं बनती हैं। यहाँ क्या कर सकते हो, उभार नुमा, अंगुली के समान उभार नुमा संरचनाएं बनती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। और ये कोरियोनिक विलाय कहाँ जाती है, गर्भाशय उत्तक और मात्र जो रक्त है उससे क्या जाती है, आच्छादित हो जाती है, उसको कवर्ड कर लेती है, मतलब उसके चारों ओर से उसको घेर लेती है। और कोरियोनिक विलाय और गर्भाशय उत्तक क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, अंतरांगुलित, जिस प्रकार से इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, जिससे कि गर्भाशय में भ्रूण इजीली वहां पर पूरी तरह से डेवलप हो सके, उसको पूरी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। देन आगे जो भ्रूण विकास हो रहा है उसी के साथ साथ क्या होगा, जो संयुक्त रूप से अपन ने क्या बोला था आगे कि जो जैसे मात्र आच्छादित हो जाएगा, मात्र रक्त से जुड़ जाएगा, उससे आवृत हो जाएगा, जुड़ने के बाद गर्भाशय उत्तक एक दूसरे से इंटरडिजिटेट हो गए थे। देन उसके बाद ये संयुक्त रूप से जैसे मात्र उत्तक और गर्भाशय उत्तक क्या हो गए थे, आपस में उंगली के समान ऐसे संरचना से जुड़ गए थे
और इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त रूप से विकासशील भ्रूण और गर्भाशय मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे आप क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है या अफरा कहा जाता है। देन आप ये भी बोल सकते हो कि जब गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, जैसे ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, लेकिन ऐसा अपने बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन मतलब कंदुकन होता है। गैस्ट्रुलेशन क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का क्या होता है? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होता है, और इन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की सहायता से क्या होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण तथा गर्भाशय के मध्य क्या करता है? भौतिक व जैव रासायनिक क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। देन अपन बात करेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या काम करता है? प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करवाता है। प्लेसेंटा भ्रूण में उत्सर्जन की क्रिया को इन्वॉल्व करता है, उससे उत्सर्जन में हेल्प करता है। मतलब शरीर से आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने और अंदर भेजने में सहायता करता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। प्लेसेंटा के द्वारा ही उसके मध्य एक रिलेशन बनता है। प्लेसेंटा के द्वारा ग्लाइकोजन वसा इन और प्लेसेंटा के द्वारा हार्मोन का स्त्रवण भी होता है। प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्त्रवण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है ना, लैक्टोजन हार्मोन का, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मोन का निर्माण होता है। देन आगे प्लेसेंटा क्या काम करता है? भ्रूण के पोषण में, भ्रूण के मतलब प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, श्वसन का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। साथ में भ्रूण तथा मात्र उत्तक के मध्य, भ्रूण और माता के मध्य क्या करता है? एक अस्थायी क्या करता है? एक अस्थायी यांत्रिक तथा कारकीय संबंध होता है, मतलब एक कारकीय संबंध स्थापित करता है। देन अपन बात कर सकते हैं जो प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण को ऑक्सीजन, क्या काम करता है? प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन एंड पोषण आपूर्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात आप कह सकते हो प्लेसेंटा भ्रूण के शोषण में साथ साथ में पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। देन आप कह सकते हैं प्लेसेंटा क्या करता है? CO2 तथा भ्रूण के द्वारा उत्पन्न जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। देन आगे अगला इसका कार्य रिलैक्स, आपका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का तीसरा फंक्शन है कि किस प्रकार से प्लेसेंटा काम करता है, कि ये प्लेसेंटा क्या करता है? जो नाभि होती है, जिसे अपन बोलते हैं नाभि से एक अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। ध्यान में रखना, जो हमेशा जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से या नाभि के रज्जु के द्वारा जुड़ा रहता है। इससे आप कह सकते हैं कि ये प्लेसेंटा एक नाभि रज्जु द्वारा या अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है। और ये क्या करता है? भ्रूण में आवश्यक अनावश्यक जब सभी सबस्टेंस को आने ले जाने का सभी काम करता है। तो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में सहायता करता है। देन जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है। प्लेसेंटा में जो विशिष्ट प्रकार के जो उत्तक होते हैं, वो एक अंतःस्रावी की तरह काम करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करते हैं। तो प्लेसेंटा अंतःस्रावी उत्तकों अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, और ये अनेक हार्मोन का स्त्रवण करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं HCG। देन ह्यूमन मानव अफरा लैक्टोजन, जिसे बोला ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ये लैक्टोजन हार्मोन दुग्ध के स्त्रवण से संबंधित होता है। देन एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये रिलैक्सिन हार्मोन,
ये इत्यादि हार्मोन का क्या होता है, इसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। देन अगला पॉइंट है प्लेसेंटा में ग्लाइकोजन कोमा वसा कोमा आयरन का भी क्या होता है, स्टोरेज होता है। देन इसके द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का भी निर्माण होता है। प्लेसेंटा के द्वारा किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का भी निर्माण होता है, जो क्या करता है, भ्रूण की प्रोटेक्ट करने में, भ्रूण की रक्षा करने में सहायता करता है। देन आगे नोट है, ये वाला जो लाइन जो लिखवा रखा है, इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक टाइम पर जब एनसीईआरटी का कोर्स चलता था, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सगर्भता की अवधि के दौरान कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। तो सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रवण होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। तो सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन स्त्री में केवल प्रेगनेंसी की स्थिति में, सगर्भता की स्थिति में ही स्त्रावित होते, उत्पादित होते हैं, अन्यथा स्त्रावित नहीं होंगे। इसके अलावा अन्य हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हुआ, कोर्टिसोल हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन, इन हार्मोन की मात्रा भी प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक मात्रा में निकल जाती है। मतलब ये अत्यधिक मात्रा में इनकी मात्रा बढ़ जाती है रक्त में, जिससे कि जो भी एक्टिविटीज होती है उनको कंप्लीट करने में ये हेल्प करते हैं। देन आगे, इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि को और माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तनों को तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान में ये रखना है, जो हार्मोन होते हैं ना, वो हार्मोन क्या करता है, एक तो भ्रूण की वृद्धि में भी सहायक होते हैं कि भ्रूण की वृद्धि किस प्रकार से होगी, साथ साथ में जो माता की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उन माता की उपापचय क्रियाओं में भी ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, एक तो भ्रूण की वृद्धि में सहायता कर देंगे, क्योंकि जितना हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है ना, वो एक साथ साथ भ्रूण की वृद्धि भी डिनोट करेंगे। साथ साथ में जो माता की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उन उपापचय क्रियाओं के परिवर्तनों में भी सहायक होंगे। साथ साथ में क्या करेंगे, सगर्भता को बनाए रखने के, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होंगे। क्योंकि ध्यान में रखना, हार्मोन कम हो जाएगा ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, जैसे वो हार्मोन कम हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, एक तरह से भ्रूण को रिपल भी कर सकता है, रिपल मतलब वहां से हटा भी सकता है, और गर्भ गिरने की संभावना भी हो सकती है। मतलब हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। देन जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, उसमें गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, एक गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस होती है। उस गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एक प्रोसेस होती है गैस्ट्रोलेशन, और गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस के द्वारा कितने जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। उन 3 जनन स्तरों को अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होता है वो सबसे बाहरी डर्म होता है, सबसे बाहरी जनन स्तर होता है। देन उसके बीच आप कह सकते हो सबसे बाहरी जनन स्तर कौन सा होता है, एक्टोडर्म। सबसे आंतरिक जनन स्तर होता है एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में पाया जाता है मीजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है मीजोडर्म, और ये तीनों डर्म मिलकर के शरीर के संपूर्ण अंगों का डिसाइड करते हैं कि कौन से डर्म के द्वारा कौन सा अंग बनेगा। मतलब मतलब तीनों जनन स्तर ही शरीर के संपूर्ण अंगों का विकास प्रेरित करते हैं। तो इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद क्या होगा, इनर जो सेल मास है, उस इनर सेल मास के द्वारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म का 2 स्तरों में विभेदन होगा, जिनमें से एक्टोडर्म बाहरी स्तर होता है और एंडोडर्म क्या होता है, आंतरिक स्तर होता है। और इन दोनों स्तरों के मध्य तुरंत क्या बनता है, मध्य में मेसोडर्म का विकास होता है। देन आगे, इन 3 जनन स्तरों से ही भ्रूण के सभी अंगों का विकास होता है। ये अपन ने पहले बोल दिया है
कि जो जनन स्तर होते हैं, इन जनन स्तरों से भ्रूण के सभी अंगों का, जिस प्रकार से वयस्क में जितने भी सभी अंग पाए जाते हैं, जितने भी जनन तंत्र जितने भी तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र के साथ साथ पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र पाए जाते हैं, जो भी 10 सिस्टम होते हैं, उन 10 सिस्टम में जितने भी अंग होते हैं, उन सभी अंगों का निर्माण इन तीनों जनन स्तरों के द्वारा होता है। तो आप कह सकते हैं इन 3 जनन स्तरों से भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण होता है, किसके समान? वयस्क के समान। देन अपन बात करते हैं स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भ्रूण का जो इनर मास होता है, जो इनर मास सेल होता है, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? एक निश्चित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं बोला जाता है। और इन स्टेम कोशिकाओं में एक अपना आप ही उन स्टेम कोशिका, या आप कह सकते हैं उन स्टेम कोशिका के द्वारा भ्रूण के सभी अंगों का विकास करने की क्षमता होती है। तो आप कह सकते हैं अंगों का उत्तकों को उत्पन्न कर सकते हो। आप कह सकती है कि इस इनर सेल मास में कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है। देन तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देन अगला वीडियो अगले में अपन इसको सेंड करेंगे। तो थैंक यू।